बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको अगले दिन के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही, साथ ही उन शेयरों के बारे में शो में हम आपको अगले दिन के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही, साथ ही उन शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें रहेगी कल हलचल। आपके सवालों के जवाब हम देंगे जरूर। अपने सवाल हमें भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9582222666। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल जरूर भेजें और हैशटैग बाजार आज और कल का इस्तेमाल जरूर करें। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर से हम करेंगे खास बातचीत। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। बाजार का हाल बताएंगे हमें अरमान नाहर और कल के ट्रिगर्स हमें बताएंगे कुशल गुप्ता। लेकिन आज बाजार का कारोबार कैसा रहा, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल देते हैं। तो मंथली एक्सपायरी के दिन हमने देखा बाजार में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली। निफ्टी 207 अंक चढ़कर 17,245 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 702 अंक चढ़कर 57,521 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 393 अंक चढ़कर 36,422 के लेवल पर बंद होने में निफ्टी बैंक रहा आज कामयाब। वहीं अब आइए अब रुक करते हैं एडिटर्स टेक में। अनिल जी से समझते हैं कि बाजार ने लगाई आज डबल सेंचुरी। आज बाजार में दम कहां से मिला, बता रहे हैं। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया जोश। शुरुआत ही मजबूती के साथ हुई और दमदार तेजी के साथ। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के हों, लेकिन बहुत कमजोरी के भी नहीं। और एक्सपायरी के दिन बाजार थे हल्के। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पूरे लोज के आसपास। पुट कॉल रेशियो पर बाजार हल्के और एफआईज की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव के बावजूद बाजार ने दमदार शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद बाजार ने आराम से 17,100 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। निफ्टी पर मिड सेशन से जैसे जैसे डाउ फ्यूचर्स की मजबूती बढ़ती नजर आई, भारतीय बाजारों ने तगड़ी छलांग लगाई। न सिर्फ 17,200 को पार किया बल्कि 17,300 तक पहुंचते हुए दिखे, यानी कि दमदार एक्शन वहां पर बनता हुआ दिखा। फाइनली क्लोजिंग भी 17,250 के आसपास अच्छी कही जाएगी। यही हाल बैंक निफ्टी का था। 36,000 के ऊपर खुलकर थोड़ा सा एक आध बार 36,000 के नीचे भले गया हो, लेकिन आमतौर पर 36,000 के लेवल को होल्ड किया और बढ़ते बढ़ते 36,500 के बेहद करीब जाकर बंद होने में दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ बैंक निफ्टी भी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में उतनी खरीदारी नहीं थी, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या लगभग बराबर थी। लेकिन आज का फोकस पूरी तरह से नई सीरीज की रोल ओवर्स पर था और एक्सपायरी के लिहाज से था। और इस लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स का डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट बाजार के बेहद काम आया और हल्के बाजारों में शॉर्ट कवरिंग के चलते दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होने में बाजार कामयाब रहे। चलिए अब बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर है। अरमान, जरा बताइए, आज बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली, कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी? आज मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था कि ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा और मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई। अब निफ्टी में टॉप निफ्टी में गेनर्स कौन कौन से थे, जिसमें HDFC लाइफ, HUL, UPL, पावर ग्रिड, अक्रॉस सेक्टर आपको थोड़ी अच्छी तेजी देखी गई। वहीं अगर उसके साथ टॉप निफ्टी के गेनर्स के अलावा टॉप गेनर्स दूसरे कौन कौन से थे, जिसमें TTK प्रेस्टीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्रिसिल, MRPL, इन सब पर भी अच्छा खासा गेन देखा गया। अब कौन से शेयर्स थे जो फोकस में रहे, उसमें आप इंडियन होटल और SBI लाइफ पर फोकस में रहे, क्योंकि अच्छे नतीजों के चलते इन पर फोकस रहा। गोदरेज एग्रोवेट जो इंडोनेशिया से पाम ऑयल बैन कर दिया गया एक्सपोर्ट का, उसका अच्छा खासा फायदा कंपनी को देखा गया इस पर। और चेन्नई पेट्रो भी नतीजे के चलते, और वो हमारा नाक स्टॉक भी रह चुका है, उसके कारण फोकस में रहा। अब टॉप निफ्टी के लूजर्स में कौन सी सूची में कौन कौन से नाम थे, जिसमें बजाज ऑटो, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और MMM इस सूची में नाम में रहे। अब टॉप लूजर्स, निफ्टी लूजर्स के अलावा टॉप लूजर्स कौन से रहे, जिसमें नाम था बॉम्बे बर्मा, आलोक इंडस्ट्रीज, IIFL फाइनेंस और इंडो काउंट इंडस्ट्रीज रहे जो टॉप लूजर्स की सूची में रहे। ओवरऑल देखा जाए तो आज मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई और उस अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले FIIs और DIIs का डेटा भी देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। आज FIIs ने आज की है कैश मार्केट में खरीदारी, ये खरीदारी है 743 करोड़ रुपए की। वहीं DIIs की तरफ से 780 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े
सामने आए हैं। ये तो एफआईआई डीआईएस का डेटा हमने आपको बताया। आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, स्वागत करते हैं शो में और आपसे जानना चाहेंगे बाजार में एटलीस्ट आज इंपॉर्टेंट डे हमने देखा, मंथली वायदा एक्सपायरी के दिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमने क्लोजिंग आज देखी, अच्छा खासा कारोबार बाजार में था। क्या हम ये तेजी आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद रखें? बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिएगा, आज तो अच्छा दिन है क्योंकि लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईएस का आंकड़ा भले ही छोटा हो लेकिन पॉजिटिव नंबर में आया है। दूसरी बात, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक आज एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन पॉजिटिव बंद हमको मिला है। हमको लग रहा है कि आने वाले वीक में कम से कम 1-2 दिन के लिए जो सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स रहेंगे, वहां पे कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ये सेक्टर्स में स्टॉक्स चलेंगे। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक स्वाति रहना शायद ठीक रहेगा, क्योंकि इंडेक्स में जो बढ़त मिली है शायद कल थोड़ा सा मॉडरेशन आपको देखने को मिले, लेकिन मार्केट्स ऊपर नीचे रहते रहेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। अब हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे अविनाश जी, तो कौन से स्टॉक में पोजीशन व्यू रखने की सलाह देंगे? रियल एस्टेट में हमको दिग्गज प्लेयर डीएलएफ पसंद है। आज डीएलएफ काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अगले 8 से 10 दिनों के लिए काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 408, 410 का टारगेट प्राइस लेके 8 से 10 दिन का अगर किसी को नजरिया है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। तो ये पोजिशनल पिक आपको अच्छा पैसा बना के देगा 8 to 10 डेज। मीडियम टर्म आउटलुक भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे करीबन 364 का स्टॉप लॉस रखिए और 408, 410 का रेंज के लिए यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो डीएलएफ में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। आइए अब उन स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जिसमें कल एक्शन दिख सकता है। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर राय लेंगे। और पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का। जब से इसके प्रमोटर होलसिम ने इसमें से निकलने का ऐलान किया, तब से ये जो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट का काफी सुर्खियों में है। इसके नतीजे भी आज आए हैं। बताएं नतीजे क्या है। कंपनी का मुनाफा 664 करोड़ रुपए से घटकर 495 करोड़ रुपए पर आ गया है। कामकाजी मुनाफा भी लगभग 976 करोड़ से घटकर 790 करोड़ रुपए पर आ गया। अंबुजा सीमेंट पर सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे सर। अविनाश जी, अंबुजा सीमेंट नतीजे भी आए, फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रहे स्टॉक में? मुझे लग रहा है कि देखिए, अंबुजा सीमेंट्स के जो नतीजे हैं वो इन लाइन है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, स्पेशली कोल की बात करें, पेटकोक प्राइसेस की बात करें, तो वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े थे। और सीमेंट के जो भी भाव बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में ज्यादातर इनपुट प्राइसेस बढ़े थे, इन्होंने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया था। तो नंबर्स तो उम्मीद के एक्सपेक्टेशन से ही आई है, लेकिन अभी जो अगले 8 से 10 दिन में जो नतीजा आएगा कंपनी के मैनेजमेंट से, होलसिम से, कि फाइनली किस बायर को ये कंपनी बेची जाएगी, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में सीमेंट के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड करें, क्योंकि होलसिम का डील एक बार होता है तो अंबुजा और एसीसी, ये दोनों कंपनीज जो नई बायर को जाएगी, उसका री रेटिंग आगे इस डेवलपमेंट पे डेफिनेटली पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें, नंबर से ज्यादा ये होलसेल की डील अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अंबुजा सीमेंट को होल्ड करने की सलाह दे अविनाश गोरक्षकर। दूसरा शेयर एक्सिस बैंक है। इसका मुनाफा हमने देखा अनुमान से ज्यादा रहा है। ये 2677 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 4120 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बैंक के ग्रॉस और जो नेट एनपीए है उसमें खासी कमी भी देखने को मिली है। एक्सिस बैंक में कल कैसा एक्शन रहेगा और अविनाश जी, निवेशकों को क्या करना चाहिए स्टॉक में? मुझे लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं। एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छा है, प्रोविजनिंग काफी कम हो चुकी है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री हमको लग रहा है बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाला जो साल रहेगा वो क्रेडिट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी डबल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, और जिस प्रकार का फी इनकम और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश गवर्नमेंट ने दिया है, हमको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है कंपेयर टू आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे थोड़ी अंडर परफॉर्म जरूर है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 1050, 1075 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो कल डेफिनेटली अच्छे नंबर्स के कारण थोड़ी बहुत बढ़त आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगले 6 से 12 महीने में आउटलुक पॉजिटिव है।
ओके, 6 से 12 महीने में पॉजिटिव आउटलुक के लिए अविनाश जी एक्सिस बैंक पर राय दे रहे हैं। अगला स्टॉक वेदांता का है। आज हमने देखा 31.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने। हालांकि कंपनी का मुनाफा 6,500 करोड़ रुपए से घटकर 5,800 करोड़ रुपए पर आ गया है। वेदांता में क्या करना चाहिए अभी सर? मुझे लग रहा है देखिए वेदांता ने काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर स्टेबलाइज होगा और ये एक उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डिविडेंड आएगा। हालांकि मेटल में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर देखने को मिली है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। एटलीस्ट कम से कम स्टॉक को एक्स डिविडेंड होने दीजिए। डिविडेंड का जो बेनिफिट है वो शेयर होल्डर्स को यूटिलाइज करना चाहिए और उसके बाद जिस प्रकार के मेटल प्राइसेस और जिस प्रकार के मार्केट में स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स में ऑयल का क्या ट्रेंड रहेगा वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली करंट प्राइस पे होल्ड करें। करंट प्राइस पर वेदांता को होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग अगला स्टॉक है। चौथी तिमाही में मुनाफा 130 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ हो गया है। हालांकि आमदनी 1800 करोड़ से घटकर 1410 करोड़ रुपए पर आ गई है। पीएनबी हाउसिंग स्टॉक में क्या सलाह रहेगी अविनाश जी? देखिए पीएनबी हाउसिंग कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक इनकी पेरेंट है। सबसे बड़ी बात ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूट चुका है। हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अभी स्लोली इंप्रूव हो रहा है और जिस प्रकार का तेजी हमने रियल एस्टेट में देखा है इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। रियल इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ने वाले। करंट परफॉर्मेंस डेफिनेटली उम्मीद से काफी अच्छी है। प्रोविजनिंग भी कम हो चुकी है और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से पकड़ के रखिए। हो सकता है कि यहाँ पे अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और अच्छे आते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो आपको 430 450 का एक रेंज मिलेगा। काफी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो इसमें डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है, तो इसमें होल्ड करें। पीएनबी हाउसिंग में होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगला स्टॉक है जिसमें हमने देखा नतीजे आए। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे कंपनी ने जारी किए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है 760 करोड़ से बढ़कर हो गया 1090 करोड़। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 22% बढ़ी है। ये कंपनी भी काफी सुर्खियों में रहती है अविनाश जी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में क्या स्ट्रैटेजी रखें अब? नहीं देखिए इनका बिजनेस जो है वो कमर्शियल व्हीकल और ट्रक से रिलेटेड है और जिस प्रकार का रिप्लेसमेंट और सेकंड हैंड व्हीकल्स का बिजनेस होता है, यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और जिस प्रकार की तेजी प्राइमरी कमर्शियल व्हीकल मार्केट में हो रही है, ऑब्वियसली सेकंड हैंड मार्केट भी काफी अच्छा रहा है। इस प्रकार का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है, उम्मीद से काफी अच्छा है और जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, हमको लग रहा है कि आने वाले 6 to 12 मंथ्स में होपफुली कमर्शियल व्हीकल का ट्रेंड पॉजिटिव रहता है। तो एनबीएफसीज में श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमको लग रहा है कि कल तो नतीजे के बाद स्टॉक थोड़ी बहुत तेजी दिखाएगा, लेकिन 1300-1350 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें होल्ड करें। डेफिनेटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट प्राइस से पॉसिबल लग रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में होल्ड करने की सलाह अविनाश जी। अब जयवीर सिंह विशाखापट्टनम से सवाल पूछ रहे हैं। इन्फोसिस पर 270 शेयर है, इनकी खरीदें 1612 की। इन्फोसिस पर क्या सलाह रहेगी? देखिए इन्फोसिस में हमको लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेंगे क्योंकि 28% का एट्रिशन लेवल का मतलब है कि इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा दबाव में रहेगा क्योंकि नए लोग वो जो लेके आएंगे वो महंगे रहेंगे। लेकिन एक बात है कि इन्होंने डिमांड को लेके काफी बड़ा पॉजिटिव आउटलुक दिया है, डॉलर गाइडेंस भी बढ़ा दिया है। तो इनका नजरिया अगर कम से कम 6 से 12 महीना है तो होल्ड करिए। दूसरी एक बात, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपया वीक हो रहा है, तो इसका भी कॉम्बिनेशन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आईटी कंपनीज को पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। हो सकता है आपको एक क्वार्टर वेट करना पड़े, बट करेंसी का इंपैक्ट डेफिनेटली आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस को पॉजिटिव रहेगा। तो होल्ड करें, जल्दबाजी में बेचे मत। इन्फोसिस में होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। ब्रेक के बाद कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ होंगे सुमित बगड़िया। बने रहिए हमारे साथ। I am your guide. Which language are you comfortable in? English, German, Spanish, Korean, Thai, Hindi, Urdu, Punjabi, Bhojpuri, Maithili, Udiya, Kannada. तो जीनियस हो जीनियस। अच्छा शेयर कौन सा? शेयर
सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं जा रही हूँ पापा जी का बीपी मॉनिटर खरीदने। सुनो, हम चीको के डायपर्स घर डिलीवर कर सकते हैं, हम दादी जी का इंसुलिन घर डिलीवर कर सकते हैं, पतिदेव का हेयर फॉल शैम्पू भी डिलीवर कर सकते हैं। तो फिर पापा जी का बीपी मॉनिटर क्यों नहीं डिलीवर कर सकते? सॉरी, वो फैमिली में किसी को पता ही नहीं था। फार्मेसी ऐप पे सब पता लग जाएगा। फैमिली की हेल्थ वाली हर जरूरत फार्मेसी होम डिलीवर करता है, वो भी सेम डे। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। MCX गोल्ड मिनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अब लाइव। गुप्ता जी ये सब ये तो मेरा हेल्दी होम किट है। एयर प्यूरिफायर, बैक्टीरिया वायरस क्लीनर एंड AC फॉर कूलिंग। क्यों जलन हो रही है? हमारे पास तो Panasonic स्मार्ट AC है ऑलरेडी। It improves air quality and inhibits bacteria and viruses. I know. It's super cool. Panasonic Smart AC with Nano E technology. AC for healthier homes. Panasonic. बिजनेस बढ़ाने के लिए एक लोन चाहिए, कोई भरोसेमंद है क्या? बरगुजार चेस हो या किसी का भरोसा, जीतने के लिए चाहिए तजुर्बा। चेकमेट। जैसे मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन्स, जिनका सदियों का तजुर्बा बनाता है उन्हें भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हाथी पे भरोसा करोगे तो पक्का जीतोगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? अपोलो से है सर। थैंक्स। पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। मेरी ईद की बिरयानी सिर्फ दावत बिरयानी, क्योंकि चांस नहीं ले सकती ना। ईद की खुशियों में 4 चांद लगाएंगे दावत फेस्टिव फीस्ट पैक ऑफ बिरयानी और डेट्स के साथ। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को नियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। और आइए कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स बाजार के लिए होने वाले हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। तो मंथली एक्सपायरी के बाद कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले महीने की एक्सपायरी शुरू होती हुई नजर आएगी और साथ ही महीने का अंत है और रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो नंबर्स भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। सबसे पहले आप निफ्टी में देखिए, यहाँ पर इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक और विप्रो नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। F&O स्पेस से 4 कंपनियां, कैनफिन होम्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, टाटा केमिकल्स और SBI कार्ड्स के नंबर्स पर भी आपको फोकस रखना होगा। साथ ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है IPO को लेकर, जिसमें समय जो है 12:30 बजे ये होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, तो यहाँ पर भी ऑल इंपॉर्टेंट हमारा फोकस बना रहेगा। साथ साथ आप देखिए ग्लोबली यहाँ पर जापान के बाजारों में छुट्टी रहेगी और यूरोप के जो GDP आंकड़े तो आएंगे ही, साथ ही वहाँ पर अप्रैल महीने के जो CPI आंकड़े हैं उस पर भी हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल इवेंट्स, साथ ही रिजल्ट्स और मंथली एक्सपायरी नई सीरीज की शुरू होती हुई नजर आएगी कल के दिन में। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अनुज जी से समझते हैं। कल से होगी नई सीरीज की शुरुआत और मई सीरीज को लेकर देखते हैं बाजारों में किस तरह की पोजीशन रोल ओवर होती है। तो इंटरनल्स में हम वो देखेंगे कि किस तरह की पोजीशन पर हम अगली सीरीज में जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेतों की उम्मीद है।
हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर थे, 250 पौने 300 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर ऊपर थे। तो एक अच्छा सेशन रहने की उम्मीद तो आप अमेरिका से कर ही सकते हैं, वहां से संकेत लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अपने दम पर बढ़ेंगे आगे। सपोर्ट के तौर पर कल जो आपको नजर आता है वो है 17,050 से 17,125। अब ये कल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,350 17,400 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। और उसके बाद फिर से असेस करेंगे कि क्या कुछ करना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,900 36,100 ये 200 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर एक बार 36,500 के ऊपर निकलकर टिक पाने के बाद 36,725 से 36,900 तक की रेंज आपको बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। नई सीरीज की शुरुआत होगी और अप्रैल सीरीज में जो भारी भरकम बिकवाली हमने एफआईएस की देखी है उससे राहत मिलने के बाद उम्मीद कर सकते हैं अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर कल भी बाजार मजबूती को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ आज है शो में शामिल चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत करेंगे और बताना आपसे जानना चाहेंगे इनफैक्ट कि ऑप्शन के जरिए कल कहां पर मौके बनेंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, कल के ऑप्शन में मेरे को लग रहा है तेजी करके चलने में ही समझदारी रहेगी। वैसे तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन आज का मूव देख के लगता है कि तेजी बननी चाहिए। तो दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है एलएनटी का। एलएनटी का 1720 का कॉल 47 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का 980 का कॉल 45 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 55 रुपए से लेकर 65 रुपए तक के टारगेट इंडसइंड बैंक के 980 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये दो ऑप्शन रहेंगे मेरी तरफ से। बहुत धन्यवाद सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, शो के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए क्या है आपकी पसंद? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर मुझे पसंद है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर से है और कंपनी का नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस। ये करीबन 3-4 महीने पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था करीबन 540 रुपए में। शेयर अभी करीबन 430 का चल रहा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंटरेस्टिंग है। गाड़ियों को स्पेशली पैसेंजर कार्स और मोटरसाइकिल को एक्सटीरियर तरीके से कैसे खूबसूरत बनाना, ये इनका मेन प्रोडक्ट एस्थेटिक बनाता है। और इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनी है। इनफैक्ट पिछले साल इन्होंने करीबन 250 करोड़ पे 48 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 25-28% का इबिटा मार्जिन कमाते हैं। तो बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। कंपनी सारे ओईएम्स को केटर करती है, जैसे कि महिंद्रा है, टाटा है, वोल्वो है, रॉयल एनफील्ड है। एक्सपोर्ट में विस्टन को करीबन 12-13% एक्सपोर्ट करती है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी ने काफी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आने वाले साल के लिए दी है। तो हमारा मानना है करीबन 17-18 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी, जो अगले साल करीबन 25 या 26 रुपए आने की अपेक्षा है 23 के लिए। तो यहाँ से खरीदने का मौका बनता है। हमको लग रहा है कि अगर किसी को 8 से 12 महीने की अवधि के लिए ये स्टॉक खरीदना है तो करीबन 575-600 का टारगेट प्राइस मिलेगा। बहुत ही यूनिक बिजनेस है और काफी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए। बिल्कुल, तो एसजेएस एंटरप्राइजेज में थोड़ी लंबी अवधि की खरीदारी के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे अविनाश गोरक्षकर। बहुत धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।